क्या हाल है दोस्तों? मेरा नाम विकास सोनी आईपी है और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आईपी क्लासेस पे। इसमें हमने स्टार्ट की थी आईपी की सीरीज़ फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम खासकर एनडीए के एग्ज़ाम के लिए और बाकी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये कोर्स है। हम लास्ट टाइम मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर खासकर न्यूक्लियर फिज़िक्स को पढ़ रहे थे। आपको पता होगा काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था और लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी तो यार उसको जाके ज़रूर देख लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी। उसमें हमने न्यूक्लियर फ़ोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने उसके अंदर बाकी बहुत सारी टर्म्स जैसे न्यूक्लियर फिज़न, फ्यूज़न, एटम बम, हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उससे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर सबसे पहला जो फिनोमिना है वो है रेडियो एक्टिविटी का। क्या था लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक साथ बंधे हुए हैं, उनको बाइंड कर रखा है एक एनर्जी ने जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहा जाता है जो आती थी मास डिफेक्ट से। अब हर एलिमेंट के न्यूक्लियस को बांधने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी थी उसकी वैल्यू अलग-अलग होती थी। कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती थी, वो ज़्यादा स्टेबल हुआ करते थे, यानी वो बाइंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जी से होते हैं और कुछ एलिमेंट के न्यूक्लियस ऐसे भी होते हैं जो कम एनर्जी से बाइंड होते हैं और उनको जनरली उतनी एनर्जी आस-पास से कहीं मिल जाए तो वो उतनी एनर्जी लेके टूट जाते हैं अपने आप। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वो न्यूक्लियस अपने आप एनर्जी लेके थोड़ी बहुत और अगर उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो टूट जाता है। ये होता सिर्फ उन्हीं केसेस में है जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं या जिनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है और इस फिनोमिना को जिसमें कोई न्यूक्लियस अपने आप टूट रहा है, अब इस फिनोमिना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है और जब ऐसी चीज़ होती है, न्यूक्लियस जब टूटता है तो अपने में से काफ़ी सारी रेडिएशंस भी बाहर एमिट करता है। इस पर्टिकुलर फिनोमिना में हमें उसी को डिस्कस करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है रेडियो एक्टिविटी? फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। देखिए स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब होता है अभी देखो आप जिसके बारे में बता नहीं सकते, कभी भी हो सकता है, अपने आप होने वाला एक ऐसा एमिशन किसका? रेडिएशन का बाय हेवी एलिमेंट्स। अब देखो हेवी एलिमेंट्स क्यों लिखा गया? क्योंकि हेवी एलिमेंट्स जनरली अनस्टेबल हुआ करते हैं। अनस्टेबिलिटी क्यों होती है मैं आपको बता चुका हूँ। तो अनस्टेबल होने की वजह से आसानी से कहीं से एनर्जी मिल जाती है तो ये अनस्टेबल होते ही टूट जाएँगे और जब टूटेंगे तो उस दौरान रेडिएशंस एमिट करेंगे। अब इस एग्ज़ाम्पल में देख सकते हो, मान लीजिए ये कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियई है किसी एटम का, तो जब ये टूटता है तो उसके टूटने से काफ़ी सारी रेडिएशंस निकल सकती है जिनमें जनरली 3 तरह की ही रेडिएशंस निकलती हैं जिसके बेसिस पे हम रेडियो एक्टिविटी के 3 टाइप भी बनाएँगे, अभी आगे दिख जाएगा आपको। तो जैसे सबसे नंबर 1 है अल्फा रेडिएशंस, यानी न्यूक्लियस की रेडियो एक्टिविटी के होने से अल्फा रेडिएशंस भी निकल सकती हैं। दूसरा बीटा रेडिएशंस भी निकल सकती हैं एंड तीसरा गामा रेडिएशंस भी निकल सकती हैं। ये तीनों क्या हैं, कब निकलती हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी के टाइप्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँ आपको, देखिए ऐसे एलिमेंट्स जो ये फिनोमिना दिखाते हैं, जो अपने आप टूट जाते हैं, उनके टूटने से लगातार उनमें से रेडिएशन बाहर आती रहती हैं, ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई बंधु? इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे इन डाटा से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बड़ा स्पेशल मेंशन कर रखा है आप सब बच्चों के लिए, ध्यान दीजिए। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था हेनरी बेक्वर्ल ने। देखो मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हेनरी बेक्वर्ल ने की थी। वो एक्चुअल में यूरेनियम साल्ट से की थी और 1896 के अंदर। ईयर याद हो ना हो बट आपको साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए अच्छे से। तो हेनरी बेक्वर्ल थे सबसे पहले, इसीलिए रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो हेनरी बेक्वर्ल के नाम पे दिया गया, बेक्वर्ल। हाँ, उसके बाद मेरी जो आपके मैडम क्यूरी थे, पीरे क्यूरी उनके हस्बैंड थे, सॉरी पीरे क्यूरी हस्बैंड थे, मैडम क्यूरी जो थी उन्होंने डिस्कवरी रेडियो एक्टिविटी के होने के बाद काफ़ी कुछ स्टडी किया। मैरी क्यूरी ने रेडियम नाम के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिस्कवरी की थी, जो कि 106 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है यूरेनियम से। हेनरी बेक्वेल ने यूरेनियम की खोज की थी, जिसके बेसिस पे सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी बताई। बाद में मैरी क्यूरी ने मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर होने के बाद रेडियम की डिस्कवरी की, रेडियम जो कि यूरेनियम से भी 106 गुना ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिविटी के अंदर। अच्छा, तुम्हें बताना चाहूंगा मैडम क्यूरी जो है इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है। एकमात्र ऐसे ही हैं जिनको ये फीमेल थी मैडम क्यूरी, इनको
फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों के अंदर नोबेल प्राइज मिला। हालांकि उनके हस्बैंड को भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है, एकमात्र दंपति या कपल बोल सकते हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जो आपको पता होगा साइंस के फील्ड में सबसे मेन अवार्ड रहता है। कुछ एग्जांपल्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के हैं, जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, नेप्टूनियम, ये सारे के सारे, इसके अलावा भी ढेर सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हुआ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल, मतलब सैंपल समझ लो, आपके पास कोई एलिमेंट है जिसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस है, उस सैंपल की बात करें, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी फिजिकल, मतलब आप किसी फिजिकल और केमिकल चेंज से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहो कि रेडियो एक्टिविटी को कंट्रोल करें, आप उस पर प्रेशर लगा दो, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, कम कर दो, आप उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी इन चीजों से चेंज नहीं होती। All element with atomic number Z greater than 82 are naturally radioactive। देखिए जरा ध्यान से सुनना, हर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर नहीं है, यानी जिनके अंदर 82 से ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, वो सारे के सारे आपके नेचुरली रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। Conversion of lighter element into radioactive element by the bombardment of fast moving particles is called artificial या induced radioactivity। देखो वैसे तो रेडियो एक्टिविटी आपको पता है अपने आप होने वाला फिनोमिना है, स्पॉन्टेनियस, लेकिन अगर क्या किया जाए, लाइटर एलिमेंट्स जो है, देखो हैवी न्यूक्लियर अपने आप टूटते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई के साथ भी रेडियो एक्टिविटी करवाई जा सकती है। करना क्या होगा, आपको लाइटर न्यूक्लियाई के ऊपर फास्ट मूविंग पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही फास्ट मूविंग पार्टिकल उससे जाके टकराएगा, उसको अनस्टेबल कर देगा और रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये रेडियो एक्टिविटी तो हमने जानबूझकर करवाई है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर इवेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस से जुड़ा है, लेकिन ये एटॉमिक इवेंट नहीं है, क्योंकि एटम से इसका कोई लेना देना नहीं। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस से जुड़ा एक फिनोमिना है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम है उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का इलेक्ट्रॉन के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से जुड़ा है। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ इसका खेल चल सकता है। चलो अब आपको मैं बताना चाहूंगा, देखो डिके वर्ड क्या है। डिके वर्ड का मतलब होता है टूटना। टूटना अभी रेडियो एक्टिविटी के अंदर यही तो देखा आपने, रेडियो एक्टिविटी के अंदर न्यूक्लियस टूटता ही तो है, तो आप उसको रेडियो एक्टिव डिके भी बोल सकते हो। आप रेडियो एक्टिविटी को बेटा जी रेडियो एक्टिव डिके भी बोल सकते हो। अब आपको याद हो पीछे वाली स्लाइड्स के अंदर जब मैंने आपको बताया, मैंने कहा जब कोई एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, वो टूटता है, उसका जो है डिके होता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, उसका मतलब भी यही होता है, अलग होना, टूटना। तो तीन तरह की पॉसिबिलिटी होती है कि वो तीन तरह से टूट सकता है, जिसमें तीन अलग अलग तरह की रेडिएशंस निकलती है। पहला जो होता है बेटा जी उसको अल्फा डिके कहा जाता है, जो दूसरा रहता है उसको बीटा डिके कहा जाता है, और जो तीसरे नंबर पे रहता है बेटा जी उसको गामा डिके कहा जाता है। ये तीनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़े क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं और आते रहेंगे। मैं फिर बता दूं, मैं ये सारी चीजें फालतू की नहीं करवा रहा, ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में ये केमिस्ट्री के अंदर भी आपको बहुत यूजफुल फैक्ट है। तो सबसे पहले अल्फा डिके, आप अल्फा डिके को ऐसे समझ सकते हैं कि इस डिके के अंदर बेटा जी अल्फा रेडिएशंस या अल्फा रेज निकलती हैं। इनमें अल्फा रेडिएशंस एमिट होती हैं, बाहर रिलीज होती हैं। और बीटा डिके बोल रहे हो तो आप इसमें समझ सकते हो कि इनमें बीटा रेडिएशंस या बीटा रेज एमिट होती हैं, और गामा डिके में इनमें गामा रेडिएशंस या गामा रेज एमिट होती हैं। इन्हीं के नाम पे ये नाम दिए गए। अब क्या होता है अल्फा रेडिएशन, बीटा या गामा, इनको भी तो जानना है, और इनमें क्या क्या चेंज होते हैं। तो एक्चुअली ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा रेडिएशन तो एक अलग चीज है। पहले तो अल्फा पार्टिकल बोलते किसको है, हीलियम 2 पॉजिटिव सब जानते हैं, हीलियम दूसरे नंबर का एलिमेंट है। अगर आप हीलियम के न्यूक्लियस को रख लें और बाकी सारी चीजें निकाल दें, यानी उसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दें, तो आपके पास बेटा जी हीलियम 2 पॉजिटिव बनेगा। तो इस हीलियम 2 पॉजिटिव को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। तो अगर, अब मेरी बात को सुनना जरा, अगर कोई न्यूक्लियस टूटा और उसके टूटने से हीलियम 2 पॉजिटिव भी रिलीज हुआ, तो उस डीके को अल्फा डीके बोला जा सकता है, ठीक है। अच्छा डिटेल में अभी आएगा, चिंता ना कर मेरे भाई। दूसरा बीटा डीके। अच्छा बीटा डीके से पहले बीटा पार्टिकल तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो इलेक्ट्रॉन और उसका जुड़वा भाई पॉजिट्रॉन, तुम्हें पता है हर एक पार्टिकल का बेटा जी एक एंटी पार्टिकल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। क्या फर्क होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे प्लस का चार्ज है। बोले सर वो तो प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन इनके मास दोनों के सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नहीं होता, ठीक है।
तो पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग चीजें हैं, फर्क है उनमें मास का। तो आप ऐसे समझ सकते हो पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जुड़वा भाई है, बस चार्ज का फर्क है। तो बेटा जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को ही हम बीटा पार्टिकल का नाम देते हैं। और जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटता है, रेडियो एक्टिविटी होती है और उस दौरान या इलेक्ट्रॉन निकल जाए या पॉजिट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना, इस डिके को बीटा डिके कहा जाता है। और गामा डिके क्या होता है बेटा जी, एक्चुअल में गामा पार्टिकल कुछ अलग नहीं, फोटोन है, एनर्जी कैरी फोटोन है। जब कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टूटता है और उस दौरान रेडिएशन एमिट निकलती है, फोटोन बाहर निकलता है, तो हम उसको गामा रे नाम दे देते हैं। अब तीनों को इंडिविजुअली समझो कि तीनों में होता क्या। जैसे सबसे पहले अल्फा डिके। अल्फा डिके क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर क्या एमिट होता है बेटा जी, इसके अंदर एमिट होता है अल्फा पार्टिकल। क्या रिलीज होता है, अल्फा पार्टिकल। अब एक नहीं काफी सारे होंगे, तो इसलिए उसको नाम दे दिया अल्फा रेडिएशंस। इसमें और क्या खास बात है जरा ध्यान देना। तो लेट अस सपोज कोई एक एलिमेंट है, ये इस तरह से उसका न्यूक्लियस है और बेटा जी ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसकी रेडियो एक्टिविटी होगी, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है। और नीचे आपको पता है यहाँ पर लिखा होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा होता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास यहाँ भी लिख सकते हो, राइट हैंड साइड में भी ऊपर लिख सकते हो। पर इसकी देखो अपने आप हुआ तो देखो रिएक्टेंट में इसके साथ कुछ भी नहीं है। हालांकि फिजन और फ्यूजन में आपको पता है उसपे न्यूटन वगैरह गिराना पड़ता था या कुछ जोड़ना पड़ता था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, अपने आप होगा। तो होता क्या बेटा जी, अगर ये कोई x नाम का एलिमेंट किसी y नाम के एलिमेंट में बदल गया, अब देखो बदला क्यों, स्टेबल होना था, यानी y वाला बेटा जी जो है वो स्टेबल है। लेकिन स्टेबल होने के लिए क्या कुर्बानी दी, कुर्बानी जरा ध्यान से देखो। जो z है एटॉमिक नंबर है बेटा जी वो 2 कम हो गया, और जो a है एटॉमिक सॉरी मास नंबर बेटा जी वो 4 कम हो गया। क्यों कम हो गया ये सब कुछ, क्योंकि इसके साथ साथ एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, हीलियम बाहर निकला। अब हीलियम बाहर निकला तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, ये कहाँ से आएगा, तो इसी का ही तो कम हुआ। एंड साथ में कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है। इस पर्टिकुलर इवेंट को अल्फा डिके कहा जाता है, इस पर्टिकुलर इवेंट को अल्फा डिका कहा जाता है, जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटकर स्टेबल में बदल जाता है, साथ में अल्फा पार्टिकल रिलीज कर देता है और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी भी निकालता है। इस एलिमेंट को जो अनस्टेबल था इसको पेरेंट न्यूक्लियाई कहा जाता है, और जो बना यानी टूटने के बाद स्टेबल इसको डॉटर न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे यूरेनियम 92 32 38, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ये अनस्टेबल होता है, जब ये टूटता है तो बेटा जी ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में हीलियम रिलीज कर देता है, हीलियम। और आपको पता है हीलियम क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, इसलिए इसको अल्फा डिके के नाम से जाना जाता है। और साथ में काफी कुछ एनर्जी एमिट कर देता है। देखो जरा यहाँ 90 से 92 हो गया, 2 कम हो गई, और यहाँ जब देखो 238 से 234 हो गया तो माइनस के 4 हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 24 वाला कौन आ गया, अल्फा पार्टिकल आ गया। तो आपको ऐसे दिया जा सकता है कि अल्फा डिके होने के बाद क्या बनेगा। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। लेट अस सपोज बेटा जी तुम्हें कहा कोई एक एलिमेंट है, उसमें यहाँ लिख दिया गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई x नाम का एलिमेंट है और यहाँ पर उसका नंबर लिखा है 104, और यहाँ पर लिखा गया है मान लीजिए 290 लिख दिया, कुछ इस तरह से लिख दिया। आपको कहा इस पार्टिकल का 3 बार अल्फा डिके हुआ, इसका 3 बार अल्फा डिके हुआ, एंड जो फाइनल एलिमेंट बचेगा वो बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखो पहला एक अल्फा डिके कर देते हैं। अब अल्फा डिके में क्या होता है आपको पता है बेटा जी, ये जो है नीचे वाला ये 2 कम हो जाता है तो ये 102 बन गया, है ना। मान लीजिए कोई एलिमेंट बन गया एक्स डैश नाम से, और ये 4 कम हो जाता है तो ये हो गया बेटा जी 286। एक बार हो गया अल्फा डिके, फिर से अल्फा डिके कर देते हैं, क्योंकि आपको मैंने कहा 3 बार अल्फा डिके करो, तो 3 बार करना है तो इसको फिर से 2 कम कर दो, ये 100 हो गया, इसको एक्स डबल डैश बोल देता हूँ, और ये फिर से 4 कम कर दो 282 हो गया 300। एक बार फिर से अल्फा डिके कर दो इसका, अल्फा डिके फिर से किया तो मान लीजिए कोई लास्ट लास्ट है ना इस बार, तो ये y नाम का एलिमेंट बन गया। ये कितना कम हो जाएगा बेटा जी, ये 2 कम हुआ 98, और ये कितना कम होगा, ये 4 होगा, ये बन जाएगा आपके पास 278। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपका जो फाइनल एलिमेंट है वो है 98 एटॉमिक नंबर वाला, 278 मास नंबर वाला। बस यही काम तो करना है, बस यही तो पता होना चाहिए आपको कि अच्छा अल्फा पार्टिकल निकलता है, इसके साथ रिलीज होता है। मैंने लिखा नहीं, मैंने जस्ट आपको फाइनल रिजल्ट बताना था कि इस एलिमेंट का क्या होगा, मतलब नया एलिमेंट क्या बनेगा हर बार। यानी यहाँ पर भी एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो ये होता है आपका अल्फा डिके। ठीक है ना, आई थिंक सो तुम्हें क्लियर है। अल्फा डिके की सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है कि किसी भी एक्स नाम का एलिमेंट है, जब उसका अल्फा डिके होगा, जब बेटा जी आपको कहा जाए अल्फा डिके, तो समझ लेना कि हमें जो नया एलिमेंट बनाना है उसमें z को 2 कम करना पड़ेगा और a को 4 कम करना पड़ेगा, ताकि अल्फा पार्टिकल साथ में इस तरह से लिखा जा सके, एनर्जी साथ में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो ये अल्फा डिके की पहचान है। नाउ
इसके बाद बारी है बीटा डीके की। अब मैंने आपको बताया बीटा डीके क्या होता है, जिसके अंदर एक न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए एमिट करता है या तो इलेक्ट्रॉन को, तो बेटा जी साथ साथ या तो इलेक्ट्रॉन करेगा या इलेक्ट्रॉन की बजाय पॉजिट्रॉन करेगा। क्या देखो, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से लिखते हो, पॉजिट्रॉन को ई प्लस से लिखो। क्या फर्क होता है फिर से सुन लो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का फर्क होता है, दोनों वैल्यू वाइज बराबर हैं चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है तो पॉजिट्रॉन पे उतना ही प्लस का, मास दोनों के बराबर होते हैं। अब आप जरा देखो कि बीटा डीके में तो इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो सकता है और पॉजिट्रॉन भी बाहर निकल सकता है, तो यानी बीटा डीके भी दो तरह के होते हैं। पहले वाला जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हो उसको बीटा नेगेटिव डीके बोलते हैं, और जिसमें पॉजिट्रॉन बाहर आता है बेटा जी उसको बीटा पॉजिटिव डीके बोलते हैं। यानी बीटा डीके भी दो तरह के हुए। और मैं तुम्हें बता दूं, देखो बीटा नेगेटिव डीके तो इजीली हो जाता है नेचर में, बीटा पॉजिटिव डीके नहीं होता, इसको करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है ढेर सारी। तो अगर आपको कहीं पर सिर्फ बीटा डीके लिखा है तो आप उसको बीटा नेगेटिव डीके कंसीडर कर सकते हो। हालांकि ये दो टाइप होते हैं, मैंने आपको बता दिया, बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके। ये वाला नेचर में आसानी से हो जाता है, ये इतना इजीली नहीं होता। और अगर कहीं पर सिर्फ बीटा डीके लिखा है तो आपने किसको मानना है, आपने बीटा नेगेटिव ही कंसीडर करना है। ठीक है, अपन यहाँ दोनों डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बीटा नेगेटिव डीके। अब नेगेटिव से पहचान कि नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसमें बेटा जी होगा क्या, कोई एक्स नाम का अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जो कि पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो तुम इसको, पेरेंट न्यूक्लियाई जो टूटेगा, जब वो टूटता है तो आप देखो जरा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया साथ में, देखो इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं आता, बड़ा डर लगता है उसको, अपने साथ एक भाई ले आया, और उसको कहा जाता है बेटा जी एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहा जाता है, एंटी न्यूट्रिनो। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ध्यान रखना, मासलेस न्यूट्रल पार्टिकल। तो ये पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई में बदल गया, साथ में क्या रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो आप इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ई माइनस वन जीरो, ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस वन होता है और मास इसका ना के बराबर होता है। देखो अगर यहाँ माइनस वन है नीचे, यानी तो आपने करना क्या, देखो जेड यहाँ पर देखो जरा, मास ऊपर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके, ध्यान सुना, ड्यूरिंग बीटा नेगेटिव डिके जेड जो है उसको एक बढ़ा देना है और ए एज इट इज रहता है। ए में कोई चेंज नहीं आता, मास में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, किसमें, बीटा नेगेटिव डिके में। एग्जाम्पल एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है, देखो फॉस्फोरस लिखा गया है 1532। अगर आपको कहा जाए बेटा जी इसका एक बीटा नेगेटिव डिके हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है माइनस वन जीरो वाला, ऐसा तो यानी आपको 15 को क्या करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, और 32 का 32 रहेगा, और साथ में कुछ एनर्जी निकलेगी। देखो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज हो जाती है बेटा इसमें, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा यहाँ पर भी वो रूल्स लगेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ मास वाले। अब जरा चेक करो, पीछे वाले में चेक करते हैं, एग्जाम्पल पहले तुम्हें मैंने बताया था। यहाँ बेटा जी इस वाले एग्जाम्पल को देखो, तो इस वाली बनी, हाँ यहाँ पर देखो ये 92 है, 90 और 2 ये भी 92 ही तो होते हैं, पहले और बाद में दोनों जगह 92 ही तो हैं। यहाँ पर 238 है, यहाँ 234 प्लस 4 238 है, बराबर ही रहेंगे किसी भी, आप अगर एक्शन को देख लो तो यहाँ पर देखो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नीचे 15 है इसका मास नंबर, और यहाँ 16 माइनस 1 ये भी तो 15 ही हुआ, तो बराबर रहते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। तो ये होता है बेटा जी बीटा नेगेटिव डिके। अब बीटा नेगेटिव डिके को समझते हैं एक और एग्जांपल से। मान लीजिए तुम्हें कहा गया कोई एक एलिमेंट है एक्स नाम का, मुझे नहीं पता कौन है, ये 100 है और ये मान लीजिए 250 लिखा गया, तुमसे बस एक ये लिखा गया कि भैया इसके दो हुए अल्फा डिके और एक हुआ इसका बीटा नेगेटिव डिके, तो फाइनल रिजल्ट बता दो क्या होगा। बहुत आसान है, तो इसके दो बार बीटा डिके कर देते हैं, दो बार सॉरी अल्फा डिके करने हैं ना, तो एक बार अल्फा डिके करेंगे तो क्या होगा, इसका 98 हो गया, दो कम हो गया, और यहाँ पर बेटा जी चार कम हो जाते हैं, आपको पता होगा 246, क्योंकि इसने एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, एनर्जी भी कुछ निकाली होगी। अब क्या कहते हैं, ये जो बना इसका फिर से अल्फा अल्फा डिके करना है, क्योंकि दो बार कम आता है ना। तो बेटा जी अब मान लीजिए एक्स डैश बना, दूसरी बार मान लीजिए एक्स डबल डैश बन गया, तो 98 से फिर दो कम कर दो 96, और इसमें से फिर चार कम कर दो 42 हो गया, तो ये बन गया। साथ में इसने भी अपने हीलियम निकाला और साथ में एनर्जी रिलीज की। अब बोलता है बीटा नेगेटिव डिके, इसका बीटा नेगेटिव डिके करता हूँ, देखो बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके ही है, तो यानी आपको पता है, मान लीजिए लास्ट में वाई रिजल्ट आया, नीचे वाले को एक बढ़ाना है तो ये 97 कर दो, ऊपर वाला सेम रहेगा 242, और साथ में इसने क्या एक इलेक्ट्रॉन बनाया, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, बस यही तो काम करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो बीटा नेगेटिव डिके में याद करने वाली बात क्या बेटा जी, आपको बीटा नेगेटिव डिके में
इन बीटा नेगेटिव डीके क्या क्या बातें याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इसमें, प्लस इसके एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, इसके अलावा जो आपका बेटा जी ए रहता है एलिमेंट का, डोटर न्यूक्लियई का, वो सेम रहता है, और जो जेड है वो इंक्रीज हो जाता है डोटर न्यूक्लियई में, इसमें डोटर न्यूक्लियई में, ड्यूटर न्यूक्लियई के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज बाय 1। ये मेन बात याद रख लो, सारा का सारा काम हो जाएगा। चलो इसी के साथ अपन देखिए अब बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके, इसमें क्या कहानी है बीटा पॉजिटिव डीके की? देखो पॉजिटिव डीके बोल रहा है तो इसके अंदर रिलीज होगा आपका पॉजिट्रॉन, कौन निकल के आएगा? पॉजिट्रॉन। तो देखो एक एलिमेंट है, एक आपका पेरेंट न्यूक्लियई है, एक्स नाम से, जेड एटॉमिक नंबर है, ए उसका मास नंबर है। तो क्या होगा इस बार बेटा जी जो जेड होता है, आप जरा फिर से ध्यान दें, जेड है वो एक कम होगा, पिछली बार में एक बड़ा था, ये कम हो गया, और ए एज इट इज रहेगा। और इस बार साथ में कौन निकल के आया? साथ में एक पॉजिट्रॉन निकल के आया, उसको ऐसे भी लिख सकते हो E+1 और ऊपर 0 लिख सकते हो। इस बार पॉजिट्रॉन अपने साथ न्यूट्रिनो लेके आया, क्या लेके आया? न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो वो कौन लेके आया था? इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो लेके आया था, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है वो न्यूट्रिनो लेके आया। अच्छा, उसको दिमाग में बिठाने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या है मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखाता हूँ। देखो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। देखो इसके न्यूट्रिनो के ऊपर बार लगा दो, देखो इलेक्ट्रॉन के साथ बार है ना, तो ये बार वाला अपने साथ रखता है, तो इन दोनों का पेयर होता है, इधर से बेटा जी इन दोनों का पेयर होता है, ठीक है। ये क्या है? ये है न्यूट्रिनो, और ये क्या बेटा जी? ये है इलेक्ट्रॉन, सॉरी सॉरी पॉजिट्रॉन। और यहाँ पर ये क्या है बेटा जी? इलेक्ट्रॉन, और ये है एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, तो ये याद रखिए। एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम जैसे 1122 है, अगर इसका बीटा पॉजिटिव डीके होता है तो देख लो जो जेड है वो एक कम कर दो, 11 से 10 हो गया, ऊपर वाला सेम ही रहेगा 22 का 22, और साथ में कौन निकल आया? पॉजिट्रॉन निकल आया, साथ में न्यूट्रिनो निकल आया, कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी, वो लिख सकते हो तुम अपने आप, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि कोई इस तरह से लिखा गया, कार्बन का आइसोटोप है, इसका आपको बोला कि बीटा पॉजिटिव डीके करके दिखाओ, कोई बात नहीं, कर देते हैं। देखो इसको क्या करना होता है? एक कम करना है, 5 कर दो। अब 5 करेंगे तो कार्बन थोड़ी बनेगा, तो 5 नंबर पे तो कौन सा होता है? मुझे बताओ एलिमेंट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो यहाँ पर बोरॉन बन गया बस। और 14 इसको तो एज इट इज रखना है, बस ये बन गया आपके पास। प्लस में क्या रिलीज हो गया? एक पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन अपने साथ न्यूट्रिनो लेके आता है, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो इस तरह से ही तो दिखाना है आपको, ये आपका बीटा पॉजिटिव डीके है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या क्या मेन बातें याद रखनी इसके अंदर भी बेटा जी? इसके अंदर क्या रिलीज होता है? इसके अंदर रिलीज होता है पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन अपने साथ क्या लेके आता है? न्यूट्रिनो। दूसरा जो बेटा जी ए होता है मास नंबर, वो इसमें भी सेम रहता है, जो जेड होता है बेटा जी वो इसमें डिक्रीज हो जाता है बाय 1, ठीक है ना। ये बातें आपने दिमाग में रखनी है। एंड एक एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। देखो बेटा जी न्यूट्रॉन भी टूट जाता है, न्यूट्रॉन जब कन्वर्ट होता है तो ये एक प्रोटॉन बनाता है, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन बनाता है, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो बनाता है। और एक प्रोटॉन जब टूटता है वो एक सॉरी जब एक प्रोटॉन टूटता है, एक न्यूट्रॉन बनाता है, साथ में एक पॉजिट्रॉन बनाता है, साथ में न्यूट्रिनो बनाता है। तो ये कुछ रिएक्शंस होती हैं। अब जरा आप ऊपर वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, तो एक्चुअल में ये बीटा नेगेटिव डीके है। और अगर आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर बीटा पॉजिटिव डीके है, यही तो हो रहा है ना। देखो नेट चार्ज देख लो, यहाँ पर प्लस का चार्ज है, इस पे 0 इस पे 0, तो कंजर्वेशन है इधर प्लस का इधर प्लस का। यहाँ पर देखो न्यूट्रल है, जितना प्लस इतना माइनस, तो यहाँ पर भी न्यूट्रल है। तो इस तरह की चीजें होती हैं इवेंट्स ना, इस तरह की इवेंट्स होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, मैंने तुम्हें कहा ये इजी हो जाता है, ये इजीली हो जाता है नेचर में, और ये डिफिकल्ट है नेचर में होना, ये डिफिकल्ट है नेचर में होना। इसका मतलब कि नेचर में मौजूद न्यूट्रॉन आसानी से टूटकर प्रोटॉन में बदल सकता है, लेकिन नेचर में मौजूद प्रोटॉन इजीली टूट के न्यूट्रॉन में नहीं बदलता। तो बताओ मोर स्टेबल कौन हुआ? मोर स्टेबल कौन हुआ? बोले सर प्रोटॉन हुआ, क्योंकि वो टूट नहीं रहा, डिफिकल्ट है तोड़ना, तो मोर स्टेबल हुआ प्रोटॉन। और आपको एक दिन शायद मैंने बताया भी था कि जो न्यूट्रॉन है वो ज्यादा देर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 12 सेकंड के आसपास, 12 मिनट पता नहीं 12 सेकंड बताया था कुछ, तो उसकी लाइफ टाइम होती है, ये जल्दी से टूट जाता है। और अनस्टेबल कौन हुआ? अनस्टेबल हुआ न्यूट्रॉन, इसलिए वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करता।
जल्दी से टूट जाता है ना, ईज़ी है इसका डिके, तो ये आसानी से टूट जाते हैं, ईज़िली डिके हो जाते हैं, ठीक है ना? और कांट फाउंड इन फ्री स्टेट, कौन? न्यूटन, फाउंड इन फ्री स्टेट, ठीक है ना? तो ये थी बेटा जी आपको बीटा डिके की कहानी। चलो बीटा डिके की कहानी के बाद अब बारी है लास्ट डिके आपका जो है कि गामा डिके। गामा डिके वो होता है जिसके अंदर क्या एमिट होता है, जिसके अंदर एमिट होता है फोटोन। गामा पार्टिकल एक्चुअल में फोटोन को ही कहा जाता है, आपको पता होगा। इसमें ध्यान दीजिए एलिमेंट जो है उसके ना तो जेड में चेंज आता ना ई, सिर्फ एनर्जी स्टेट में चेंज आता है। देखो कई बार क्या होता है जब अल्फा डिके हुआ हो या बीटा डिके हुआ हो तो उसके कारण जो न्यूक्लियस है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट में होता है। उसको लिखने के लिए सिर्फ स्टार लगाते हैं अपन, तो वो क्या करता है अपनी उस एक्स्ट्रा एनर्जी को एमिट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल मतलब कोई चेंज नहीं आता जेड में और ए में, कम ज्यादा करना ही नहीं है। देखो जैसे निकल है, स्टार लगाया, बस स्टार लगाने का मतलब कि एक्साइटेड स्टेट में है, तो सिंपल निकल में बदल गया, स्टार हटा दिया मतलब एनर्जी रिलीज कर दी, किसकी फॉर्म में? फोटोन की फॉर्म में। देखो 28 का 28 है, 60 का 60 है, बड़ी सिंपल सी पहचान है गामा गामा डिके की, तो है ना? तो इस तरह से तुम तीनों डिके को दिखा सकते हो, इसको अल्फा डिके को, बीटा डिके को और गामा। और जनरली क्या होता है गामा डिके जो फॉलो होता है ये अल्फा और बीटा के बाद होता है। जब अल्फा हो या बीटा हो उसके बाद ही गामा डिके होता है, मतलब अपने आप गामा डिके नहीं होता, पहले अल्फा के बाद या जनरली बीटा के बाद ही आपको दिखता है, ठीक है ना? ये थे इन इन तीनों के बारे में। अच्छा, और काफी सारी बातें हैं इनसे रिलेटेड, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके के बारे में, तो काफी सारी बातें हैं इनके इनके रिलेटेड, ठीक है ना? अच्छा जी, और मैं तुम्हें अगर बताना चाहूँ अल्फा अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, क्या आपको क्वेश्चन में ऐसे बोला जा सकता है, मतलब किसी एक सिंगल क्वेश्चन में भी, भैया देखो फिर से एक्स नाम का एलिमेंट है, यहाँ कुछ भी नंबर लिख दो यार, कुछ भी नंबर जो तुम लिखना चाहो, मान लीजिए मैंने लिखा 120 और यहाँ लिख दिया 300 लिख दिया, तो आपसे बोला देखो इसका 3 बार अल्फा हुआ, 2 बार बीटा हुआ पॉजिटिव वाला, और 3 बार इसका बीटा नेगेटिव कर दिया, और फिर 2 बार इसका गामा डिके हुआ। इतने डिके के बाद लास्ट में जो एलिमेंट बचेगा आपने मुझे उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ये कमेंट में बताना है, ठीक है ना? ये कमेंट में आप मुझे बताओगे, ये आपके लिए छोटी सी एक्सरसाइज समझ सकते हो तुम इसको इस तरह से, ठीक है? चलिए जी, ये हो गया। अब इसके बाद इसके बीच के बेटा जी कुछ डिफरेंस है, आप देख सकते हैं डिफरेंस। अच्छा, वीडियो अगर बेटा जी आपको पसंद आई तो यार इसको लाइक करना मत भूलना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना? बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आप भी उसी तरह से कोऑपरेट बिल्कुल किया कीजिए, ठीक है? तो फीचर्स यानी इनके बारे में, अल्फा बीटा एंड गामा डिके के बारे में कुछ। अल्फा पार्टिकल ये रहा, इधर बीटा पार्टिकल, इधर गामा रेज यानी फोटॉन्स की बात की जाएगी। तो सबसे पहले इनकी पहचान, तो मैंने बताया अल्फा पार्टिकल क्या, हीलियम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर बाहर है, उसको तो भूल जाओ। तो हीलियम का जो डबली आयनाइज, डबली मतलब टू पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव ही तो लिखते हैं क्योंकि न्यूक्लियस है तो उसके अंदर 2 प्रोटॉन है तो बाहर 2 इलेक्ट्रॉन को ही तो निकाला गया। और बीटा पार्टिकल क्या, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है? देखो इलेक्ट्रॉन को बीटा नेगेटिव लिख सकते हो और पॉजिट्रॉन को बीटा जीरो लिख सकते हो, तो इस तरह से मैंने आपको पहचान बताई, ठीक है? फोटोन होता है गामा रे, आपको पता है एक्चुअल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चार्ज की बात करें अल्फा पार्टिकल पे प्लस का 2e है, बीटा पार्टिकल पे माइनस का e प्लस का e, दोनों हो सकते हैं भाई, अगर इलेक्ट्रॉन की बात है तो माइनस e है, पॉजिट्रॉन की प्लस e। और इस पे कोई चार्ज नहीं होता फोटोन पे, इसका मास 4 गुना होता है प्रोटॉन से, सॉरी इस अल्फा पार्टिकल का 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, बीटा पार्टिकल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन फोटोन का कोई मास नहीं होता। स्पीड की बात करें तो ये लगभग अल्फा पार्टिकल जब एमिट होते हैं 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलते हैं, और बीटा पार्टिकल की स्पीड कितनी भी हो सकती है, ये लाइट की स्पीड का 1% से लेकर 99% तक का स्पीड कितना भी हो सकता है। और जो फोटोन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। उसके अलावा इनकी पेनिट्रेशन पावर की बात करें मतलब बहुत कम होती है अल्फा पार्टिकल की, इवन जो कागज है, सिंपल पेपर है, वो भी इनको रोक सकता है। और अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन तो उससे 100 गुना ज्यादा है, और गामा पार्टिकल की पेनिट्रेशन जो है वो 10,000 गुना ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा, यानी 30 सेंटीमीटर की अगर आप आयरन की या लेड की शीट लगाओ तब जाके रुकते हैं। आयनाइजेशन पावर मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आयंस बनाने की एबिलिटी, अगर इन पार्टिकल्स को किसी गैस के भरे चैम्बर्स में से पास करें, ये कितने पार्टिकल्स को आयनाइज कर सकता है? तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पावर होती है अल्फा पार्टिकल की, लगभग 10,000 गुना ज्यादा होती है गामा से, ये उसका 100 गुना है, और ये सबसे कम, मतलब जो पेनिट्रेशन पावर है उसका जस्ट रेसिप्रोकल समझ लीजिए आप किसको, आयनाइजेशन पावर को, यहाँ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है?
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल तो श्योर डिफ्लेक्ट होगा, ये भी बीटा पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं, लेकिन ये न्यूट्रल होते हैं तो डिफ्लेक्ट नहीं होते। एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात करें तो लाइन एंड डिस्क्रीट दोनों तरह का स्पेक्ट्रम होता है अल्फा पार्टिकल का, इसका स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस होता है, इसका भी लाइन और डिस्क्रीट कैसा भी हो सकता है। अच्छा, म्यूचुअल इंटरेक्शन विद मैटर की बात करें, देखो जब अल्फा पार्टिकल मैटर पे गिरता है तो बेटा जी हीट प्रोड्यूस होती है, जब बीटा पार्टिकल गिरे तब भी हीट प्रोड्यूस होती है, और जब आपका गामा पार्टिकल किसी सरफेस पे गिरता है तो उस दौरान हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, कॉम्पटन इफेक्ट होता है, पेयर प्रोडक्शन, ऐसे काफी सारे फिनोमिना होते हैं आपके गामा पार्टिकल के इंटरेक्शन जब मैटर के साथ होता है। देखिए ये सब पढ़ने के बाद देखिए रदरफोर्ड और सोडी ने, हालांकि देखो मैं आपको बताना चाहूंगा रेडियो एक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन हेनरी बेक्वेल, उसके बाद मैडम क्यूरी जो थी उनका, एंड रदरफोर्ड का भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा। रदरफोर्ड और उसके कोलीग सोडी ने मिलकर एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। बहुत ही प्यारा सा लॉ है ये, इसके अंदर काफी कुछ चीजें उन्होंने बताई। क्या है ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता, देखो मान लीजिए किसी पर्सन के पास इस तरह से कोई एक पर्सन है, मान लीजिए इस तरह से, तो उसके पास स्टार्टिंग में 1 करोड़ रुपए हैं, तो भैया बहुत पैसे इस बंदे के पास, तो वो क्या करता है डेली पैसे खर्च करता है, क्या करता है पैसों को खर्च करना स्टार्ट कर देता है पर डे, मतलब आप सोचो पैसे लगा रहे और क्या करता है ऐसे खर्च करता गया काफी दिन निकल गए, और क्या देखता है वो बंदा कि वो डेली के लगभग उसकी डेली की आप एवरेज मान लो कि वो 50,000 रुपए 50K डेली खर्च कर रहा है ना, 50K डेली खर्च कर रहा है, करता है कुछ दिनों बाद देखते हैं यार उसके पैसे तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख बच गए, तो उसने आधे खत्म भी कर दिए, थोड़ी सी चिंता हो गई, तो यार अब ऐसा नहीं करते, तो अब भी मतलब खर्चे बंद नहीं कर रहा, अब उसने क्या किया खर्च को थोड़ा सा कम कर दिया। अब वो क्या करता है एक दिन के मान लीजिए 20,000 रुपए खर्च करने लग गया, मतलब 50,000 इन्वेस्ट करता था एक दिन में, इधर उधर लगा देता था, और वो 20,000 खर्च करता है। फिर मैंने कहा चलता गया समय, बीता गया और काफ़ी टाइम बाद देखता है यार उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 लाख रुपए बचे। तो वो टेंशन में आ गया, मेरे पास तो पैसे कम हो गए, तो बताओ ऑटोमैटिक वो क्या करेगा अपने खर्चे को कम कर देगा। तो उसका जो खर्च है मतलब पर डे जो इन्वेस्टमेंट थी या जो लगा रहा था, उसने कम कर दिया, वो 5K कर दिया, 5,000 रुपए डेली की खर्च करता गया। एक दिन ऐसा आया जब वो अपने जब बचे हुए पैसे देखता है तो उसके जो बचे हुए पैसे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 लाख होते हैं। बड़ी चिंता में आ गया, यार ये तो पैसे बहुत जल्दी खर्च हो गए। तो क्या किया, अब उसने खर्चे को रिड्यूस कर दिया, वो खर्चा जो करने लगा वो 1,000 रुपए डेली का करने लगा, मतलब आदत है खर्चा तो करना ही करना है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ बचे 10,000 रुपए, अब क्या करे भैया, खर्चा उसने और कम कर दिया, अब वो सिर्फ क्या करता था एक दिन के अंदर मान लीजिए 100 रुपए लगाने लग गया। तो मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन है इस पूरे इवेंट से कि इस आदमी का जो खर्च है, खर्च का मतलब समझते हो कि वो हर दिन कितने पैसे लगा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? क्या वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले वो कितने रुपए लेके आया था? वो तो 1 करोड़ रुपए लेके आया था, वो तो उसके दिमाग में अगर 1 करोड़ का सीन चलता है तो वो कंगाल हो जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। तो जो खर्च है वो खर्च खर्च भी देखो हर टाइम पे बदल रहा है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो खर्च है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है अमाउंट एट दैट टाइम, अमाउंट एट दैट टाइम। देखिए जैसे स्टार्टिंग के टाइम पे, अब स्टार्टिंग के टाइम पे मतलब ये पहला इवेंट है, स्टार्टिंग के टाइम पे 1 करोड़ रुपए उसके पास थे, उसको दिख रहे थे यार मेरे पास 1 करोड़ है, तो उसका खर्चा भी देखो बहुत ज्यादा था, उसका जो खर्चा था बहुत ज्यादा था। अब अगले ही क्षण मतलब अगली मतलब केस में क्या हुआ, अब देखता है यार मेरे पास तो 50 लाख है और पैसे कम हो गए, तो यानी अब उसके पास अमाउंट एट दैट टाइम वो कम है, तो उसने खर्चा भी कम कर दिया। अगले केस में अमाउंट और कम होगी, खर्चा और कम कर दिया। यानी जैसे जैसे अमाउंट जो है ना, अमाउंट जो बची हुई इसके पास है, जो बची हुई है, ये अमाउंट ध्यान से सुनना कौन सी है, बची हुई, ये इनिशियल अमाउंट नहीं है, जो बची हुई अमाउंट है उसको देख के वो खर्च कर रहा है। सेम एज इट इज रेडियो एक्टिविटी के अंदर भी होता है बेटा जी। अब रेडियो एक्टिविटी के अंदर ऐसा क्या होता है, मैंने आपको कहा देखो आपके पास कोई ऐसे कटोरी मान लो, इसके अंदर आपको आपको सैंपल दे दिया, इसके अंदर आपके पास ढेर सारे एटम्स हैं, अब एटम के अंदर न्यूक्लियस समझ सकते हो, सैंपल बोल दो इसको, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सैंपल है, इसके अंदर आपके पास ढेरों क्या है बेटा जी, अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो ये तो कुछ गिनती के थोड़े बहुत लग रहे हैं, आप मतलब हजारों लाखों समझ लो, करोड़ों समझ सकते हो, इस तरह से न्यूक्लियाई है। अब आपको पता है ये अनस्टेबल है, ये सब टूटेंगे और हमें नहीं पता कौन सा कब टूटेगा, बिल्कुल मैं बता दूं हमें नहीं पता कौन सा कब टूटेगा, किस साइड से टूटेगा, कोई भी टूट सकता है एलिमेंट, न्यूक्लियस यहाँ से लगातार टूटते जाएंगे, रेडियो एक्टिविटी की होगी। अब मेरा प्रश्न, स्टार्टिंग में बिल्कुल इनिशियल टाइम 0 पे हम देखें तो ढेर सारे न्यूक्लियाई हैं जो अभी नहीं टूटे, तो उस टाइम जो टूटने का रेट है, टूटने का रेट मतलब हर 1 सेकंड में कितने न्यूक्लियस टूट रहे हैं, अगर मैं उस रेट को बेटा जी आर से लिखता हूँ, तो बिल्कुल इनिशियली जब टाइम 0 था तो ढेर सारे, अगर मैं देखो इनिशियली जो है बेटा जी उसको मैं एन नोड लिखता हूँ, तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ
न्यूक्लियस बहुत सारे हैं तो रेट बहुत फास्ट होगा, जल्दी-जल्दी टूटेंगे और जैसे-जैसे वो टूटते जाएँगे तो पीछे बचे हुए न्यूक्लियस तो कम रहेंगे, तो रेट भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में 1 लाख न्यूक्लियाई थे जो नहीं टूटे थे। उस टाइम पे हर सेकंड 500 न्यूक्लियाई टूट रहे थे हर सेकंड में। फिर क्या हुआ जब 50,000 न्यूक्लियाई बचे तो हमने क्या रेट देखा यार ये रेट तो हो गया 250 न्यूटन पर सेकंड न्यूक्लियर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में सिर्फ 250 न्यूक्लियस टूट रहे हैं। और पहले तो 500 न्यूक्लियस टूट रहे थे 1 सेकंड में अब सिर्फ और सिर्फ 250। जैसे-जैसे ये चीज़ कम होती जाएगी वैसे-वैसे रेट कम होता जाएगा, यानी टूटने का रेट स्लो होता जाएगा। है ना? टूटने का रेट स्लो होता जाएगा। यही है बेटा जी रेडियोएक्टिव डिके लॉ। ये कहता है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ डिके है, रेट ऑफ डिके मतलब हर 1 सेकंड में टूटने वाले रेडियोएक्टिव एटम, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम। वो डिपेंड करता है कि कितने बचे हुए हैं, स्टार्टिंग के नहीं। है ना? आप इस टाइम की बात कर रहे हो तो हम देखेंगे यार इस टाइम कितने बचे हुए हैं। अगर हम हमारे थोड़े बचे हैं तो रेट भी स्लो होगा, बहुत धीरे-धीरे टूटेंगे। और देखो स्टार्टिंग में तो ढेर सारे हैं तो टूटने का रेट भी बड़ा फास्ट होगा। ठीक है? तो रेट को बेटा जी dn बाई dt से रिप्रेजेंट किया जाता है। dn बाई dt dnn मतलब dn समझ सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड बाय टाइम यानी हर 1 सेकंड में जो टूट रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n n है किसी पर्टिकुलर टाइम पे बचे हुए। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया क्योंकि धीरे-धीरे वो कम हो रहे हैं। धीरे-धीरे आप देखो रेट भी डिक्रीज हो रहा है और जो बचे हुए न्यूक्लियाई वो कम हो रहे हैं इसलिए। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं कांस्टेंट आता है बेटा जी लैम्ब्डा। इसको डिके कांस्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिके कांस्टेंट या इसको डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे इसके बट कुछ बेसिक बातें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्ब्डा t। अब n क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ठीक है एट एनी टाइम बचे हुए हैं जो एट एनी टाइम जो बचे हुए ध्यान रखना वो इज इक्वल टू इनिशियल कितने थे बिल्कुल स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू जो थी उनकी इनटू e की पावर माइनस लैम्ब्डा इनटू t। टाइम मतलब जिस टाइम पे अपन ये चेक कर रहे हैं लैम्ब्डा तुम्हें बता दी एक कांस्टेंट है डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। थोड़ी सी कहानी समझ आई। अब एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी क्या होता है देखो इट इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या काउंट रेट ऑफ द सब्सटेंस या फिर नंबर ऑफ एटम ऑफ एनी मटेरियल डिकेइंग पर सेकंड। एक सेकंड में कितने एटम टूट रहे हैं उसी चीज को एक्टिविटी बोल सकते हो, रिएक्टिविटी बोल सकते हो या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हो। ए से रिप्रेजेंट कर दो बेटा जी, आर से रिप्रेजेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएन बाई dt है। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि डिक्रीज होता रहता है। ठीक है ना? अच्छा यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी यानी इस रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी के यूनिट्स इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो ऐसा यूनिट तो बैकवर्ल के नाम पे जाना चाहिए। तो ऐसा यूनिट जो है इसका वो बैकवर्ल है BQ। उसके अलावा क्यूरी भी इसका यूनिट होता है, रदरफोर्ड भी इसका यूनिट होता है। तो बैकवर्ल इसका ऐसा यूनिट है। तो 1 बैकवर्ल का मतलब होता है एक डिसइंटीग्रेशन जब 1 सेकंड में उसको 1 बैकवर्ल कहते हैं। उसके अलावा रदरफोर्ड ने भी कंट्रीब्यूशन दिया इस लॉ को बनाने के लिए। तो 1 रदरफोर्ड क्या होता है 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होते हैं। और क्यूरी का भी आपको पता रोल था। तो क्यूरी के नाम पे भी एक यूनिट है। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये तीनों आपने याद करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है ये तीनों यूनिट्स। चलिए जी इसके बाद देखें हाफ लाइफ क्या होती है। हाफ लाइफ नाम से आइडिया लग रहा होगा हाफ लाइफ आधा बचने का समय। तो आपको बोला जाए यार तुम्हारे पास सैंपल है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपके पास ये कोई सैंपल है, इसके अंदर मान लीजिए n नोट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है या एटम के न्यूक्लियस है जो अभी टूटने हैं, अभी टूटे नहीं है। अब आप देखते हो कि कुछ टाइम बाद जो बचे हुए जो एटम है या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो स्टार्टिंग वाले के आधे हो जाते हैं। तो आधे हो गए ना, हाफ होगी। इस काम को जो टाइम लगा, इस काम को होने में जो टाइम लगा ना बेटा जी उसको हाफ लाइफ कहा जाता है। टी हाफ उसी को क्या कहा जाता है हाफ लाइफ, मतलब वो टाइम जब वो आधे हो जाते हैं। अच्छा फिर मान लीजिए जैसे n नॉट बाई 2 है, अब इससे भी तो आधा होगा ना। तो मान लीजिए n नॉट बाई 4 हो गया, अगेन ये 4 हो गया। तो ये भी क्या होगा बेटा जी, इधर भी क्या हुई एक हाफ लाइफ, ये भी एक हाफ लाइफ। ये आपका फर्स्ट हाफ लाइफ कहलाता है। इधर वाला क्या है, ये कहलाता है बेटा जी फर्स्ट हाफ लाइफ। ये क्या हो जाएगी बेटा जी सेकंड हाफ लाइफ, ऐसे चलता जाएगा। अब n नोट बाई बेटा जी जब 8 होगा तो बेटी आपकी थर्ड हाफ लाइफ होगी। और एक बहुत प्यारी बात बताऊं तुम्हें, हाफ लाइफ कांस्टेंट रहता है। मान लीजिए जैसे स्टार्टिंग में इसको इतना होने में अगर मान लीजिए 10 आवर लगते हैं, इसको भी बेटा जी 10 घंटे लगेंगे, इसको भी 10 घंटे लगेंगे। बोले सर ये कैसे? कैसे मतलब?
स्टार्टिंग में मान लीजिए तुम्हें मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास 100% कोई चीज़ थी, 100 न्यूक्लियस थे और उसको 50 होने में मान लीजिए मैंने तुम्हें कहा 10 घंटे लग गए। तो उस 50 को भी आगे 25 होने में भी 10 घंटे लगेंगे, उस 25 को 12:30 होने में भी 10 घंटे लगेंगे, उस 12:30 को 6:15 होने में भी 10 घंटे लगेंगे। सर ऐसे कैसे? ज़रा मुझे बताओ। ध्यान दीजिए, ऐसा इसलिए होगा बेटा जी क्योंकि जो R है ना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन वो डिपेंड करता है कितने बचे हुए हैं। देखो स्टार्टिंग में 100 थी, काफ़ी ज़्यादा थे तो जल्दी-जल्दी टूटेगा, 50 को टूटने में 10 घंटे लगे। फिर अब क्या है 50 बचे यानी रेट स्लो हो जाएगा, अब 25 को टूटने में 10 घंटे लगे। अब देखो और कम हो गया, रेट और कम होगा। जैसे-जैसे हम इधर जा रहे हैं रेट डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए टाइम उतना ही लग रहा है। ठीक है ना? ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है किसकी हाफ लाइफ की। तो सबसे पहले हाफ लाइफ होता क्या है तो डेफिनिशन लिखी हुई है देखो, ऐसा टाइम इंटरवल जिसके अंदर जो मास है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का या फिर जो नंबर ऑफ एटम है वो कितने बच जाते हैं? आधे बच जाते हैं। यानी जो n है वो n नॉट बाई 2 हो जाता है। तो उस टाइम को बेटा जी हाफ टाइम कहा जाता है या हाफ लाइफ कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का वो होता है log बेस e 2 डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा तुम्हें पता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है या फिर ये डायरेक्ट याद रख लीजिए, फॉर्मूला याद रखना है 0.693 बाय लैम्डा। आपको किसी रेडियोएक्टिव एलिमेंट का अगर ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पता है तो उसको पुट कीजिए, आपके पास उसकी हाफ लाइफ आ जाएगी। ठीक है? और एक चीज ध्यान रख लीजिए कि हाफ लाइफ के दौरान वो चीज आधी हो जाती है। ठीक है ना? क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। कितना भी हो उसका आधा होने में बराबर टाइम लगता है। तो देखो अभी भी मैंने बताया था पहली हाफ लाइफ, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से। तो मान लीजिए टाइम 0 पे कोई चीज़ फुल है, 1 है, मान लीजिए 100% है। ठीक है ना? अब देखो अब 1 से आधा होने में फर्स्ट हाफ लाइफ लगा, है ना? आधा 50% हो गया। तो फिर क्या हुआ आधे से 1/4 होने में दूसरा हाफ लाइफ हुआ, 1/4 से तीसरे में 1/8 इस तरह से चलता जाएगा, चलता जाएगा। पोर्शन बचेगा कितना? देखो अगर मान लीजिए वो 100% था, 50% तो खत्म हो गया, बचा कितना? हाफ। अब मान लीजिए 1/4 जो है डिसइंटीग्रेट हुआ तो बचा कितना? 3/4। 1/8 डिसइंटीग्रेट हुआ कितना बचा? 7/8। तो इस तरह से ये डिके हो रहे हैं, मतलब ये वाले डिके हो रहे हैं, सॉरी ये बचे हैं, ये इधर वाला रिमेनिंग फ्रैक्शन है और ये जो है जो चीज डिसइंटीग्रेट हो गई है। तो आप एक कॉमन फॉर्मूला बना सकते हैं इस तरह से, देखो ये वाला किसी भी nth टाइम के बाद कितने बचे तो ये फॉर्मूला है आपके पास, या एक ऐसे रिलेशन निकाल सकते हो नंबर ऑफ एटम किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बचे हुए किसके इक्वल होगा इनिशियल जितने थे हाफ की पावर n। यहाँ पर जो n है वो कैसे निकालोगे? टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ। मान लीजिए आपको कहा जाए कि कोई चीज 100% आपके पास है और आपको कहा कि इस चीज का जो हाफ लाइफ है यानी टी हाफ जो है वो मान लीजिए 2 साल है। कितना बेटा जी? 2 साल है। तो आपको बोला जाए कि 10 साल में ये कितने परसेंट बचेगा? 10 साल में। देखो बेटा जी ये ऊपर वाला टाइम आपको 10 साल दे दिया, नीचे वाला टाइम आपको कितना 2 साल दे रखा है, n की वैल्यू 5 आई तो यहाँ पर 5 पुट कर दो तो आपका क्या आएगा n नॉट हाफ की पावर 5, हाफ की पावर 5 तुम्हें पता है 32 होता है शायद, तो n नॉट बाय 32 इतना इतना बचेगा तो कितना टूट गया वो, तो इसको माइनस कर देंगे n नॉट में से, आपके पास आ जाएगा इस तरह से। आप ऐसे निकाल सकते हो। एग्जांपल से बता दूं, देखो मान लीजिए तुम्हें कहा जाए भी किसी भी सैंपल को 12.5% होने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ लाइफ अगर टी है तो, अगर हाफ लाइफ टी ईयर्स है तो बेटा जी 12.5% में, तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो 100 से 50% कोई चीज होगी तो बेटा जी उसको लगेगा टाइम मान लीजिए टी। ठीक है ना? फिर सुनो सुनो एक बार, 50 से 25 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा और 25 से 12.5 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। मतलब इसमें कितनी हाफ लाइफ होगी? 1 2 3 3 हाफ लाइफ है इसमें, 3 हाफ लाइफ हैं इसमें। ठीक है ना? मेरी बात को समझ रहे हो? 3 हाफ लाइफ हैं उसके अंदर, यानी किसी भी चीज को 12/5 होने पे 3 हाफ लाइफ लग जाएंगी, यानी 3t टोटल टाइम लगेगा। मतलब एक हाफ लाइफ को टी लिख रहे हो तो 3 लग रहे हैं, तो 3t टाइम के अंदर ये 12.5% बच जाएगा। तो आपसे पूछा ना कोई भी सैंपल अपना 12.5% कब बचता है, तो बोलेंगे सर 3t। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 5 साल लगते हैं, हाफ ईयर इसका 5 साल है, तो यार इसको 15 साल लग जाएंगे इस काम को होने में, 15 साल, क्योंकि 100 से 50 होने में 5 साल लगे और 5 से 25 होने में फिर 5 साल लगे, 25 से 12.5 होने में फिर 5 साल। तो इस तरह से तुम जुगाड़ लगा सकते हो। तो इसका एक और फॉर्मूला देखो मैंने अभी भी जो लिखा, तो आपको डायरेक्ट नंबर जो बचे हुए हों, सॉरी जो टूट गए हों वो निकालना, तो क्या करो n नॉट हाफ की पावर n कर दो। यहाँ पर ये जो छोटा n है ये है टोटल टाइम डिवाइड बाय बेटा जी हाफ लाइफ। थोड़ा सा स्पीड अप करा रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, इतना डिटेल में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड अप है। मान लीजिए मैंने आपको कहा भैया किसी की जो हाफ लाइफ है वो 5 साल है, 5 साल है। देखो बहुत सिंपल सा है। तो आपसे बोला जाए 5 साल किसी की हाफ लाइफ है, तो तुम मुझे बताओ कि 20 साल में इन 20 इयर्स वो कितना बच जाएगा या कितना डिके हो गया। तो पहले निकालते हैं कितना डिके हुआ, है ना? कितना डिके हुआ। तो स्टार्टिंग का भी देना चाहो तो नंबर दे सकते हो, एन नोट की वैल्यू कुछ
तो n मुझे नहीं पता कितना है, तो n नॉट हाफ की पावर n, n कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम बाय हाफ लाइफ, टोटल टाइम 20 साल, हाफ 5 है, 20/5 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो कितना आता है यार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, n नॉट बाय 16, इतने बच गए बेटा जी, ये रिमेनिंग है, ये रिमेनिंग है। डिके कितने हुए, डिके निकालना हो तो डिकेड निकालना हो तो बहुत आसान है, एन नॉट स्टार्टिंग में थे, उसमें से एन नॉट बाई 16 डिके होगी, बस इससे आपके पास बचे हुए आ जाएंगे। तो इस तरह से तुम इन चीजों को निकाल सकते हो। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला है बेटा जी मीन लाइफ। अब मीन लाइफ का कंसेप्ट भी थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो पहले तो मान लीजिए ऐसे सैंपल में काफी सारे तुम्हारे पास एटम है या अनस्टेबल न्यूक्लियस है। मैंने तुमसे कहा देखो ये टूटना स्टार्ट करते, बोले सर कोई बात नहीं टूटने दो। ये वाला मान लीजिए जब टाइम मैंने रखा ही था तभी टूट गया, और इसको मतलब इसके ठीक 2 सेकंड बाद ये टूटा, इसके ठीक 5 सेकंड बाद ये टूटा, इसके 10 सेकंड बाद ये टूटा, मान लीजिए इसके 15वें सेकंड बाद ये टूटा। मैंने तुमसे एक बात पूछी, इस वाले का लाइफ कितना है? सर ये तो इसका लाइफ है नहीं, 0 सेकंड था। इस वाले का दूसरे पार्टिकल का लाइफ 2 सेकंड था, तीसरे का 5 सेकंड लाइफ था, चौथे का 10 सेकंड लाइफ था, पांचवें का 15 सेकंड था। हर एक का लाइफ अपना अलग-अलग है। कोई तो पहले ही सेकंड में टूट गया, किसी को टूटने में 2 सेकंड लगे, किसी को 5 लगे, किसी को 10 लगे। यार एवरेज लाइफ कितनी होगी इसकी? तो हमने क्या किया, सभी टाइम को जितने भी हैं मैंने सभी टाइम्स को जोड़ दिया और n से डिवाइड कर दिया, तो उनकी क्या आ गई मेरे पास, एवरेज लाइफ आ गई ना, एवरेज लाइफ आ गई। बेटा जी इसी एवरेज लाइफ को मीन लाइफ कहा जाता है। सम ऑफ लाइफ टाइम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट। ठीक है ना, इस तरह से आपके पास मीन लाइफ आ जाती है, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 बाय लैम्डा होती है, लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वही। और अगर हाफ लाइफ के साथ कंपेयर करें तो इसकी रिलेशन है, जो मीन लाइफ होती है 1.4 वो टाइम्स होती है किसके, हाफ लाइफ के। ठीक है ना, मीन लाइफ से डेढ़ गुना, लगभग 1.5 गुना ही तो है, हाफ लाइफ से ज्यादा होता है ना। बस ये छोटी-छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो उसके अलावा आप जरा ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ को और मीन लाइफ को डिफाइन करना हो, मीन लाइफ को डिफाइन करेगा यहाँ पर कि देखो मीन लाइफ के टाइम पे अगर अपन ये फॉर्मूला लगाते हैं e की पावर माइनस लैम्डा टी वाला, और अपन चेक करते हैं तो क्या मिलता है कि मीन लाइफ वो होती है जब कभी भी किसी भी सैंपल के अंदर बची हुई न्यूक्लियाई जो है वो स्टार्टिंग वाले न्यूक्लियाई के 0.37 या 37% बच जाते हैं। अगर 100 तुम एटम लेके चले और उस 100 एटम को 37 अब बच गए हैं तुम्हारे पास, 37 बचे मतलब 63 तुम्हारे टूट गए हैं। तो जो टाइम लगा ना तुम्हारे पास, जो टाइम लगा, ठीक है ना, जो टाइम तुम्हें लगा, जो टाइम तुम्हें लगा वो चीज, ठीक है। मीन लाइफ इज द टाइम इंटरवल इन विच, देखो मीन लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर नंबर ऑफ अनडिकेट जो बचे हुए एटम है वो कितने होते हैं, 1/e टाइम्स या फिर 0.37 टाइम्स या फिर 37% ऑफ ओरिजिनल एटम। ओरिजिनल एटम के जब 37% बच जाते हैं तो उस दौरान जो टाइम लगा वही तो है हमारा मीन लाइफ। ठीक है, और अगर बचे हुए की टर्म, अगर तुम डिके की टर्म में बताओगे तो वो तुम 0.63 या 63% बोल दो। बचे हुए की टर्म में तुम्हारे पास 0.37 है तो टूटने हुए के टाइम पे आप निकाल सकते हो 0.63, टोटल सम तो 1 ही आएगा ना। इस तरह से तुम इनको निकाल सकते हो। तो ये था बेटा जी हमारे कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ ली। तो ये डीके के बारे में था, रेडियो एक्टिव डीके इतने ज्यादा जरूरी नहीं था, बस रेडियो एक्टिव में अल्फा बीटा डीके और गामा डीके जरूरी था। और डिस्कवरी किसने की थी, और यूनिट। इस लॉ के बारे में कोई ज्यादा चीजें नहीं आती, हाँ एयरफोर्स में थोड़ा बहुत पूछा जाता है, उसके लिए अपन अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बेटा जी इतना ही, हमने न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट कर ली है। तो कल वाली जो वीडियो रहने वाली है उसमें अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर वाला, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फिर कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, एंड मॉडर्न फिजिक्स हम फाइनली खत्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगे इसके बारे में जरूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे कल अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।